Hello everyone. So once again welcome back to our channel Physics with Parthiv sir. So continuing our lecture from the last video, we were discussing about heat capacity and specific heat capacity. We also practiced solved one numericals related with that concept. तो आगे आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब न्यूमेरिकल बनाने का जो रीम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उस न्यूमेरिकल बनाने के रीम को कंटिन्यू करने के लिए एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज़ चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज जिसको कहते हैं हम लोग। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब इसको पढ़ करके हम लोग रैप अप करेंगे तब आज हमारे इस चैप्टर के एंड के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को आज फाइनली कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सभी कोई देखेंगे आज। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है दैट इज चेंज ऑफ फेज। फेज चेंज से रिलेटेड आज जो भी कंसेप्ट है वो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर सारे न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, फेज चेंज का जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर का 3 स्टेट ध्यान में आता है। क्या है वो 3 स्टेट? पहला सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कहने को तो 5 स्टेट भी हम कह सकते हैं। अगर हायर स्टडीज करोगे, फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, अगर ग्रेजुएशन करते हो या बीटेक करते हो तो उनमें पढ़ सकते हो। चौथा स्टेट जो हमारे पास आएगा, इंटरमीडिएट में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया है, दैट इज प्लाज्मा। चौथा जो स्टेट है दैट इज प्लाज्मा। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू या सिर्फ नॉलेज पर्पज से मैं ये बता रहा हूँ, इससे ध्यान देना है बस, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरा है बीईसी, इसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इन दोनों ने मिलकर के इसे डेवलप किया था। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर था। ये काफ़ी हायर फिजिक्स की बात है, ये आप लोगों की समझ की बात नहीं है, अभी आप नहीं समझ पाओगे। फोर्थ स्टेट जो है प्लाज्मा, इसे थोड़ा बहुत समझा जा सकता है क्योंकि हमारे बाकी 3 स्टेट तो सभी को जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस का। कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। सॉलिड में क्या होता है, अगर सॉलिड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए तो सॉलिड इज बेसिकली व्हाट, एक रिजिड बॉडी होता है। अब ये रिजिड बॉडी होने का कारण क्या है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत हाईली क्लोज्ड होते हैं, है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर गैप और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड में वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल, जिसके वजह से पार्टिकल्स इतने ज़्यादा आपस में कंप्रेस्ड होते हैं, इतना ज़्यादा, जिसके वजह से एक स्टेट तैयार होता है जिसको हम लोग सॉलिड का नाम देते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया, कॉम्पैक्ट होते हैं। इंटरस्पेशियल गैप बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। एक ही बात है, जितना ज़्यादा कम होगा वो सॉलिड का स्टेट को शो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब इस दोनों के, इन सारे पार्टिकल्स के बीच का गैप को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर इन सभी के गैप को इंक्रीज करोगे तो गैप इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब पार्टिकल्स का गैप इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सॉलिड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू लिक्विड। फिर इसके कंपैरेटिवली जो सबसे लार्जेस्ट गैप होता है जिसमें रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो हमारा क्या हो जाता है, गैस का। ये हमारा सॉलिड, ये हमारा लिक्विड और ये गैस। गैस में जो मॉलिक्यूल्स का गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा हो गया गैप कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेज स्टेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाने की वजह से क्या होता है, इसका एक अपना डेफिनेट फॉर्म नहीं होता है। लिक्विड भी कुछ हद तक एक फॉर्म को मतलब कंटेन करता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर को कंटेन कर सकता है इफ इट इज केप्ट इनसाइड अ कंटेनर। जिस कंटेनर में रख दिया जाए वो उसका शेप को एक्वायर कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ शेप तो एक्वायर कर रहा है। ये बात साबित करता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में भी इतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो हैं जो एक दूसरे को होल्ड करके रखा है इन्होंने। तो कुछ हद तक ये रिजिड है, लेकिन इसके कंपैरिजन ये काफी ज्यादा होल्ड करके, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो गया, सॉलिड का स्टेट हो गया। तो तीनों में हम लोग आसानी से फर्क समझ सकते हैं। एक चौथा स्टेट जो है जिसके बारे में 2 मिनट खाली डिस्कस करेंगे और ज्यादा नहीं,
ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टेट है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है अगर प्रैक्टिकली जब समझा जाए तो सन में। सन एक बहुत ही ह्यूज हॉट गैस बॉल है ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बर्न हो रहा है, ठीक है, तो कंबशन हो रहा है उसमें। तो सन में ही ये चौथा स्टेट्स ऑफ मैटर पाया जाता है। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता होगा। सन का टेम्परेचर ऑन कोर में अगर देखा जाए तो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड या उससे ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे टेम्परेचर पे जो पार्टिकल सर्वाइव करते हैं यानी कि हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर, हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर इज व्हाट, प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट है और ये बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है। ये मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाना पॉसिबल नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे बहुत हैवी और डिफिकल्ट मैथमेटिक्स को भी समझना होगा जो अभी समझना पॉसिबल नहीं है और हमारे लेक्चर को बेकार आगे भी बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा लेंदी कर देगा। तो खैर स्टेट्स ऑफ मैटर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे हम लोग चेंज ऑफ फेज को समझेंगे। ठीक है, हो गया साफ, हो गया भाई। चेंज ऑफ फेज, अब फेज चेंज का बारी आती है। तो छोटे क्लास से समझते आए हैं हम लोग कि जब फेज चेंज होता है तो सपोज करो ये एक सॉलिड है, लेट दैट सॉलिड बी आइस, ठीक है, ये एक सॉलिड है, ये क्या है, आइस है। अब इस सॉलिड को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया जाए, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड टू इट, ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड की तरफ ये बढ़ेगा। मतलब नाउ दिस विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में पहुंचा, यहां पे हम लोगों के पास क्या था, सॉलिड, ये है हमारा लिक्विड। और जो थर्ड स्टेट जाएगा फर्दर सप्लाई ऑफ हीट पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो गैस हो गया, इसका कोई शेप नहीं है, ये एट रैंडम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो मतलब ये हमारा जो थर्ड स्टेट आया दैट इज गैस, और जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं वेपर, ठीक है। तो फेज चेंज तो कुछ इस तरह होता है। तो इन सभी में कॉमन क्या दिखा कि हीट इज बीइंग सप्लाइड एट एवरी इंटरवल, हर इंटरवल पे हीट को सप्लाई किया जा रहा है जिसके वजह से ये फेज चेंज होता जा रहा है। तो ये तो एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर और डेप्थ में देखा जाए तो क्या इतना आसान होता है, ये फेज चेंज इतना आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये तो एक रफ आइडिया है कि ऐसा होता है। इसको डीपली स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या समझना होगा, थोड़ा सा इसका डेप्थ में जाना होगा। तो अब इसको डेप्थ में जाने के लिए हमें और कुछ कुछ कंसेप्ट्स को समझना होगा, और कुछ कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग समझते हैं पहले एक पॉइंट या एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। देख लो भाई, हीट का बात हो रहा है, दैट इज क्यू, जो हम लोग जानते हैं जहां जहां हीट का बात होगा वहां क्यू। अब देखो लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट का एक्चुअल मतलब होता है हिडन। जो फेज चेंज मैंने अभी पहले बताया उसी को आगे और डेप्थ में समझना है तो उससे पहले कुछ कुछ टर्म्स समझना जरूरी होता है, जिन टर्म्स की मदद से हमें उसे और डिटेल में समझ सकेंगे, ठीक है। तो लैटेंट हीट जो समझना है, तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, छुपा हुआ हीट, मतलब हिडन हीट जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। तुम बोलो क्या भूत है क्या ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हिडन का मतलब हुआ ऐसा हीट जो ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से ही मौजूद है। ये कैसे संभव है, देखो हर ऑब्जेक्ट हमें पता है कि पार्टिकल से बने होते हैं, कई सारे पार्टिकल्स इसमें भरे पड़े होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। अब जब ये सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में भी कई सारे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स आपस में कई सारे इंटरैक्टेड फॉर्म में होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी के बीच लग रहा होता है। तो इन सभी के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इनके पास उतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है जिसके वजह से वो मूव कर सके।
तो जब स्पेस नहीं होगा, अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास इधर भी स्पेस नहीं, इधर भी स्पेस नहीं, ना तो मैं उधर जा सकता हूँ, ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं इधर आ सकता हूँ। तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, मैं इस तरह टू एंड फ्रो मोशन कर सकता हूँ। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है कि आई एम जस्ट डूइंग वाइब्रेशन, मतलब मैं अपने मीन पोजीशन पे फिक्स हूँ, जस्ट अपने ही मीन पोजीशन से मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा हूँ, फिर इस साइड दोनों साइड ही एक्सट्रीम पोजीशन को टच कर रहा हूँ, मतलब कि मैं मूव नहीं कर रहा, मैं बस वाइब्रेट कर रहा हूँ। तो इसके साथ भी यही होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी इन वाइब्रेशंस के वजह से ही डेवलप होता है। पार्टिकल्स के बीच कभी भी पार्टिकल्स रेस्ट पे नहीं रहता है, ये चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया का, कभी भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं हो सकते। अब इसी वजह से इन सभी का कुछ ना कुछ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, इन सभी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एनर्जी रिलीज होगा इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तुम बोलोगे कि कोई जरूरी है क्या, काइनेटिक एनर्जी हो तो हीट ही होगा, ऑब्वियसली होगा। इसको एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। अगर हम बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, इफ यू आर रनिंग वेरी फास्ट, तो दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और जब दौड़ते हो तो क्या होता है, वेलोसिटी स्क्वायर के रेट में बढ़ता है। बहुत स्पीड भागते हैं हम लोग, तो काफी ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, डायरेक्टली इस पे स्क्वायर के रूप में प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का, तो काफी इंक्रीज करेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो हम क्या फील करते हैं हमारे बॉडी में, जब हम बहुत काम करते हैं या दौड़ते हैं, हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, हमें गर्मी लगता है। तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई, कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ा तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुआ। ये बात समझ में आ रहा है? और जब एक्सेस हीट प्रोड्यूस होता है तो हमारे बॉडी को गर्मी फील होने लगता है, तो वी स्वेट, हमें पसीना आता है। लेकिन ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसे तो पसीना आने से रहा भाई, है ना। हम लोग तो लिविंग, हमें आएगा, ये नॉन लिविंग है, इसे कहाँ से पसीना आएगा। तो इसको पसीना तो नहीं आ सकता है, लेकिन इसके पास जो हीट डेवलप हो जाएगा, जो भी हीट इसके अंदर डेवलप होगा, ये स्टोर्ड होगा इसके अंदर। क्योंकि वो जो हीट है बहुत बड़े अमाउंट में नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा मोशन नहीं, वाइब्रेशन है, तो कितना ही हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कुछ तो करेगा ना भाई। तो ये जो थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है, ये इसके अंदर स्टोर्ड होगा। अब इसी स्टोर्ड हीट को वो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने में यूज करता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो चेंज होगा, दैट विल आल्सो बी नॉट कंसिडरेबल और नोटिसेबल। इतना तो ज्यादा फिजिकली चेंज नहीं हो जाएगा कि हम नोटिस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उतना हीट ही नहीं है जो इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके, पूरी तरीके से चेंज कर सके सॉलिड से लिक्विड में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अलग से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस सफिक्स में ई लगाया है एक्स्ट्रा हीट दिखाने के लिए। तो एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके फेज चेंज होगा। तो ये बात तो समझ में आया कि लैटेंट हीट होता क्या है। लैटेंट हीट का मतलब होता है द हिडन हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स फिजिकल स्टेट, है ना। ऑब्जेक्ट के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जितना हीट का जरूरत होता है, वही लैटेंट हीट है। ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से होता है, लेकिन जो पहले से होता है उससे तो फिजिकल स्टेट कंसिडरेबल अमाउंट में तो नहीं हो सकता, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसको एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब एक आइस है, उसके अंदर भी लैटेंट हीट होता है, तो क्या मतलब, वो अपने ही हीट से पिघल जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसको सराउंडिंग का प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब करेगा तभी जाकर के हीट क्या होता है, आइस क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। हमारे हाथों पे आइस को रखोगे तो मेल्ट होने लगता है। इसका क्या मतलब है कि आइस का अपना लैटेंट हीट की वजह से ये मेल्ट हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के कांटेक्ट में ये आइस रखा हुआ है, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तब जाके ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा है, 0 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड किया, तब जाकर के वो मेल्ट हुआ है ना। तो लैटेंट हीट का मतलब हो गया द हिडन हीट इनसाइड द बॉडी या इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? आप मेरा है इसको। ये हो गया हमारा लैटेंट हीट। अब देखो, लैटेंट हीट दो पार्ट में बटा होता है, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं पहला वाला पॉइंट, जो कि हमारा क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझने के लिए हम लोग अब अपने पिछले एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एक सॉलिड को लिया गया and supply q amount of heat. Suppose this solid is at -27 डिग्री सेल्सियस। तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि पक्का ये आइस ही रहा होगा। आइस मान लो -27 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इस पे q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि हीट सप्लाई देंगे और आइस मेल्ट करने लगेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। व्हेन यू सप्लाई हीट इन द फर्स्ट स्टेप आइस स्टार्ट्स टू एब्जॉर्ब दिस हीट। कब तक एब्जॉर्ब करेगा? जब तक कि ये टेम्परेचर 27 से इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। यानी कि आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए तब तक ये हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। मतलब कि इस केस में क्या हो रहा है, यहां से यहां के केस में क्या हो रहा है? देयर इज rise in temperature only. There is rise in temperature only. ये बात तो समझ में आ रहा है कि पहले वाले स्टेट में there is rise in temperature only. अब ice has now reached its melting point now, that is 0 डिग्री C. ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका, सभी लोग जानते हो छोटे क्लास से। यहाँ पे हमको फाइनली एक सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या किया जाए? कंटिन्यू द सप्लाई ऑफ हीट। जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेट अस कंटिन्यू। फर्दर हीट हम दे रहे हैं और हीट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नाउ दिस आइस क्या हो जाएगा? दिस हैज रीच्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दिस हैज रीच्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे ये पहुंच गया। तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाने के बाद क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट मेल्ट ही ना करेगा। तो अब जो फर्दर हीट दोगे, नाउ दिस आइस विल मेल्ट इनटू, अलग स्ट्रक्चर बना दिया हूं थोड़ा ताकि लिक्विड और सॉलिड को पहचानने में आसानी हो। तो नाउ दिस आइस विल यूज दिस फर्दर सप्लाई ऑफ हीट टू चेंज इट्स फेज टू, यहां पे चेंज ऑफ फेज टेक प्लेस होगा। यहां पे फेज चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नाउ दिस आइस विल चेंज इनटू वाटर। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि आइस डायरेक्ट चेंज हो गया है वाटर में। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो यही प्रीसीडिंग टेम्परेचर को ले जाएगा। तो नाउ दिस इज वाटर एट 0 डिग्री सी। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकला सेकेंड स्टेप में कि आइस 0 डिग्री सी पे जब वाटर में 0 डिग्री सी पे कन्वर्ट हुआ तब उस केस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि चेंज ऑफ फेज के दौरान टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई? यानी कि टेम्परेचर चेंज होता है तब देयर इज नो चेंज इन फेज, सॉलिड से सॉलिड में रहा, आइस ही रहा दोनों। जब फेज चेंज हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो हमको पता नहीं था। मतलब आइस मेल्टिंग पॉइंट पे रीच किया तब, यानी कि अगर -27 से 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रोवाइड किया गया तब तक ये हीट को एब्जॉर्ब किया, और जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट से एक्स्ट्रा हीट मिलने लगा तो ये फेज चेंज हो गया, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो नाउ वाटर इज एट 0 डिग्री सी। कमाल की बात है भाई। अब सोच रहे होगे कि सर ये क्या बोल दिए, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे रह सकता है? ऐसे रह सकता है। ये हम नहीं बोल रहे, फिजिक्स बोल रहा है, कह रहा है ना कि वाटर इज नाउ एट 0 डिग्री सी। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। तो अब क्या होगा सर? और कुछ नहीं होगा सर, अब इसको और हीट दीजिए, आगे फर्दर और हीट बढ़ा के देखते हैं। साइंस है भाई, क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी नहीं होगा तो फिर साइंस पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है ना। इसलिए अपने माइंड को क्यूरियस बनाओ। मैं आइंस्टाइन को काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो आइंस्टाइन भी अक्सर कहा करते थे कि अगर माइंड क्यूरियस है तो तुम साइंस समझ सकते हो, सीख सकते हो। माइंड में क्यूरियोसिटी नहीं है, ज़बरदस्ती एक बर्डन की तरह पढ़ोगे तो फिर मत पढ़ो साइंस। हाथ जोड़ते हैं। साइंस को बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, फिजिक्स स्पेशली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर इसको डीपली पढ़ा जाए तो, मन लगा के पढ़ा जाए तो। अगर सिर्फ मार्क्स लाने के लिए और पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो मत पढ़ो फिर।
ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ के अच्छे पब्लिकेशंस की बुक रखो, उससे पढ़ाई करो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो वाटर को फर्दर हीट सप्लाई किया गया, तो अब वाटर इज एट 0°C। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई? मेल्टिंग तुम बोलोगे सर सॉलिड ना मेल्ट होता है, पानी कहाँ से मेल्ट होगा? पानी तो बॉयल होगा। एग्जैक्टली तो वाटर का अब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा, यानी कि यहां पे वाटर को जब फर्दर हीट दोगे तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, इट इज नाउ रीचिंग, मान लो 0 से 100°C। इतना हीट प्रोवाइड किया गया कि 0 से 100 तक पहुंचा दिया गया, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो भाई 100°C होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए गैस में 100 डिग्री का तुमको टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा, तभी जाकर के गैस बनेगा। तो भाई 0 से सीधे 100°C तक हमको टेम्परेचर देना पड़ा। तो यानी कि नाउ द वाटर हैज एब्सॉर्ब्ड Q amount of heat, this Q amount of heat to increase its temperature from 0°C। तो यहां पे क्या हो रहा है, नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं हुआ, यानी कि अभी भी ये क्या है, वाटर ही है, वाटर एट 100°C। अब यहां से फर्दर अगर हीट सप्लाई किया गया, ठीक है, अगर यहां से फर्दर हीट सप्लाई किया गया तो अब क्या होगा, क्योंकि नाउ इट हैज रीच्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नाउ इट हैज रीच्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। तो अब जब ये फर्दर हीट सप्लाई करोगे, नाउ वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर और वेपराइजेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आया? वही टेम्परेचर को ये कैरी करेगा जो प्रीसीडिंग टेम्परेचर था, जस्ट लाइक दिस। बात समझ में आ गया? तो ये गैस का टेम्परेचर वेपर स्टेट में आने के बाद वही प्रीसीडिंग टेम्परेचर को कैरी करके आगे बढ़ गया और फेज चेंज हो गया। फाइनली हमारे पास सॉलिड से गैस आया। तो देखो हम लोग स्टार्टिंग में जो देखे थे कितना 2 स्टेप में खत्म कर दिए थे, लेकिन कंसेप्चुअली कितना ज्यादा डेप्थ है। अब इसमें और भी इंफॉर्मेशन निकल के आता है, तो उसको निकल दिखाने के लिए थोड़ा सा ये हेडिंग वेडिंग को हटाते हैं। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। ये चौक से इतना डस्ट होता है ना, क्या ही बोले। तो ये चेंज हो गया। तो अब हमने डिस्कस किया था कि 2 पॉइंट होता है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा था लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे फ्यूजन और वेपराइजेशन देखा जा सकता है। इस सॉलिड यानी कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट था, दैट इज व्हाट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, दैट इज व्हाट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा, क्योंकि ये बात समझ गया तो ये सब समझना बड़ी बात नहीं है। अब वो वेपराइजेशन के लिए वाटर से ये किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। तो यहाँ पे वेपराइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो यानी कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम लोग यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। क्या डिनोट कर सकते हैं कि द हीट रिक्वायर्ड बाय वन फिजिकल स्टेट, या वाटर कह सकते हो, टू चेंज इट इनटू गैसियस फॉर्म। तो जितना हीट इसको चाहिए था, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर से लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आया है। इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं दिस इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और फ्यूजन का केस यहाँ पे आ गया। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ा जाए। बहुत धूल है ब्रो। चलो मिटा दे, चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी डीप है, ये बात समझना जरूरी था, तभी जा करके आप
न्यूमेरिकल एबिलिटी को सही से समझ पाओगे, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर्स में आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, सैम्पल सेट्स, बहुत सारी चीज़ हैं जो हम लोग अब सेट सॉल्व करेंगे। तो हमारा मेन टारगेट जो है पहले उसे पूरा करना है। तो दिसंबर के एंड होने तक हम लोग एटलीस्ट 4 चैप्टर तो जरूर कंप्लीट करेंगे। ऑप्टिक्स का कुछ हद तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फर्दर और भी कुछ वीडियोस आएंगे तो उसके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। हीट चल रहा है, उसके बाद ऑप्टिक्स हो गया, हीट हो गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार देख लेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर हम लोग साउंड देख लेंगे। देखा जाए तो करंट से पहले साउंड ही देख लिया जाएगा, दोनों जो होगा देख लिया जाएगा, पोलिंग कर लिया जाएगा। तो ये 4 चैप्टर, और 5वां जिससे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है वो है हमारा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जो आप लोग पढ़ते हो। तो इन 5 चैप्टर को स्पेशल अटेंशन देना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में आते हैं। और उसके बाद फिर फोर्स हो गए, मशीन चैप्टर, हाउस होल्ड सर्किट्स, इन सब पे भी ध्यान देना है। तो इन सब के ऊपर एक वेटेज वाला वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो उसे आप लोग देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स कवर हो रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिलहाल आज का लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। तो आज हमारा अगला टॉपिक जो होगा ये होगा चेंज ऑफ फेज के बाद हमारा स्पेसिफिक लैटेंट हीट, है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अब तुम बोलोगे भाई ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट नाम का क्या चीज हो गया। पिछला लेक्चर याद करो जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखो वीडियो को जाकर के, इसके पिछले वाले पार्ट को, पार्ट 2 को। उसमें हम लोगों ने देखा था हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, मास स्पेसिफिकेशन का। हीट कैपेसिटी में सिर्फ था कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी, एक बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसके किस क्वालिटी को बताता है, हीट कैपेसिटी को। लेकिन हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर का जब बात किया गया था, टेम्परेचर तो पिछले वाले में भी हीट कैपेसिटी में भी राइज हो रहा था, बट मास स्पेसिफाइड नहीं था वहां। लेकिन यहाँ पे जब मास स्पेसिफाइड कर दिया गया कि पर यूनिट मास और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर के लिए जितना हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट भी कुछ इसी तरह से होगा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट मैथमेटिकली दिखाया जाता है हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, यानी कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया, m into L, and L is what, latent heat of fusion। सॉलिड के केस में फ्यूजन ले लोगे और लिक्विड के केस में वेपराइजेशन ले लोगे। बात समझ में आया। तो इससे क्या डेफिनेशन ड्रॉ होता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat by 1 ग्राम मास, या जिसे यूनिट मास भी बोलते हैं। It is the amount of heat energy required by unit mass of a substance to change its physical state one to another। एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज होने के लिए 1 ग्राम या यूनिट मास को जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, दैट हीट इज बेसिकली व्हाट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया मैथमेटिकली। अब तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, ठीक है। तो ये बात सभी को अब क्लियर हो गया होगा। अब पर यूनिट मास कितना हीट चाहिए ये हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये सब चीज़ों से सारा बात क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तुम्हारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट, इन सब चीज़ों के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो हम लोगों ने
देख लिया, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे जो आगे इस प्रकार होंगे। आगे हम लोगों को देखना है कि क्या क्या हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए। हीट कैपेसिटी से क्या हमारे पास फॉर्मूला था, हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी टू इंक्रीज इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसके लिए जो Q का वैल्यू था वो हमारे पास क्या था, C इंटू डेल टी, है ना। अब यहाँ पे जो Q का वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या होगा, C डैश इंटू डेल टी। ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, C डैश इंटू डेल टी इंटू एम, ठीक है। अब यहाँ से स्पेसिफिक लैटेंट हीट में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें वेपराइजेशन और फ्यूजन दोनों के केस में ये है कि तुम्हारा L इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, दैट इज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। सॉलिड टू लिक्विड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड टू गैस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये सब बात क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों के पास Q का वैल्यू क्या आ गया, L इंटू एम, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये सब क्लियर है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करें कुछ, चलो। हाँ, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी टू वाटर एट 100 डिग्री सी, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो 2023 का एग्जाम हुआ था इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकालने बोला गया है टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस। देखो 200 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सी, ठीक है, टू वाटर एट 100 डिग्री सी। तो वाटर भी तो वही 200 ग्राम होगा, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मास अगर नहीं भी दिया है तो यहाँ से मास ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि वाटर का भी मास होगा 200 ग्राम एट 100 डिग्री सी, है ना। मतलब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए। देखो यहाँ भी हीट का जरूरत है, यहाँ भी हीट का जरूरत है, बस एक के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एक के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, बट हीट तो दोनों के केस में एब्सॉर्ब होगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या चीज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जब आइस यहाँ पे था 200 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको जब टेम्परेचर दिया गया तो क्या हुआ, ये देखो ये सेकेंड स्टेट है। हम लोगों ने लेक्चर में जो पढ़ा था कि माइनस में मान लो आइस है, उसको हीट दिया गया है, तो टेम्परेचर पहले इंक्रीज हुआ और 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया। मतलब आइस का ये मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यहाँ से जो भी हीट इसको प्रोवाइड किया जाएगा इससे ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यानी कि फेज चेंज होगा। तो जब यहाँ से यहाँ आने तक, यानी कि आइस से वाटर आने में, ये आइस से जब वाटर में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फेज चेंज तो होना है। ये क्या होगा, फेज चेंज। अब फेज चेंज के लिए हमारे पास क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बट फेज चेंज हो रहा है, यानी कि 0 से ये पहले 0 पे आएगा, मतलब वाटर एट 0 डिग्री सी पे आएगा, फिर उसके बाद फिर फर्दर हीट दिया जाएगा, तब ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तुम्हारे पास Q1 निकाल लो। Q1 मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय आइस फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का केस है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला फ्यूजन के लिए, M×L। तो इसका मास कितना है 200 ग्राम्स इनटू, अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ दिया हुआ हमारे पास कितना है 336 जूल, ठीक है, ग्राम पर ग्राम। तो Q1 इज इक्वल्स टू ml हो गया हमारे पास इतना। अब इतना हीट एब्जॉर्ब करने के बाद 0 डिग्री सी से आइस किस पे आया,
0 डिग्री सी वाटर पे। अब फर्दर हीट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद ये क्या होगा, वेपराइज होने लगेगा। तो यहाँ वेपराइज का बात नहीं है, 100 तक पहुंचाना है। तो अब इसके लिए कितना हीट होगा, तो ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर से वाटर आ रहा है, तो फेज चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो टेम्परेचर चेंज यानी कि स्पेसिफिक कैपेसिटी का केस है ये। इस पे Q2 तो निकालोगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, mc इंटू डेल्टा टी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ मास तो वही 200 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना है, 4.2, ठीक है। और जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो कितना है, 100 है ना। फाइनली कितना भी दिया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सी टू वाटर एट 100 डिग्री सी। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज कितना का है, 100 का। तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर 100 माइनस 0 कर देंगे, 100 हो गया। तो जब टोटल हीट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कितना हीट इसको रिक्वायर्ड हुआ, आइस एट 0 डिग्री सी से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए। दोनों को ऐड करोगे, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 200 इंटू 336, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, काफ़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। और ये Q2 जब निकालोगे तो हमारे पास ये 200 इंटू 4.2 इंटू 100 हो गया। तो यहाँ पे 10 कर लो, ये गया, इससे हमारे पास एक गया। तो टोटल हीट कितना आ सकता है ये हम लोग देख सकते हैं, 200 इंटू 336 प्लस 200 इंटू 420 आ गया, वहां से कट गया तो 10 मल्टीप्लाई हो गया। तो कुछ ट्रिक यूज किया जाए भाई, इतना कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो 200 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, 336 प्लस 420 बच गया ना। अब तो काम आसान हो गया, 200 इंटू 336 प्लस 420 कितना हो जाएगा, 657 होगा, 606325 437। तो यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 756 को 2 टाइम्स करोगे तो 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 2 7 14, 1 15 और 00, ठीक है। आ गया, मतलब जो भी कैलकुलेशन हो देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है कुछ, बट एक्चुअली हमारा कंसेप्ट कहाँ था, इस जगह पे। कैलकुलेशन तो आप लोग सब कर ही सकते हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो गया भाई, देख लेना। तो Q1 और Q2 के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे समझ में आ गया कि 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी से 100 ग्राम मतलब 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी के लिए कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ा। तो ये हमारे पास Q1 और Q2 के फॉर्म आ गया कि फर्स्ट जब ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ से ये वाटर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन का केस क्या हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। इसके लिए कितना हीट चाहिए, तो Q1 इक्वल टू m इंटू एल। जब ये वाटर एट 100 डिग्री सी पे पहुंच गया तब यहाँ से वाटर एट 0 डिग्री सी पहुंचा, तो ये 100 तक पहुंचाने के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का केस है ये, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा ये यहाँ से निकाले। तो टोटल कितना हीट लगा यहाँ से इसको यहाँ पहुंचने में, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब जो भी आंसर होगा वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सी, मतलब 40 ग्राम पानी है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे है, इज पॉर्ड इनटू अ वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी। मतलब इस दोनों को मिक्स किया गया, एक वेसल में दोनों को ला करके मिक्स किया गया। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल। आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मिला है इन दोनों को और वेसल का कैपेसिटी पूछ रहा है, ये क्या नया माजरा है भाई। इसको समझने के लिए ये चीज ध्यान देना होगा कि जब इस हायर टेम्परेचर वाटर को लोअर टेम्परेचर वाटर के साथ मिक्स किया गया तो टेम्परेचर का तो फेरबदल होगा ही, एक दूसरे का एनर्जी शेयरिंग होगा ही, है ना। लेकिन ये जो वेसल है जिसके अंदर ये रखा गया है, उस वेसल का अपना भी तो हीट कैपेसिटी होगा, वो वेसल भी तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये कहीं ना कहीं एक्चुअल कंडीशन है। फिजिक्स जनरली हम लोग क्या होता है ज्यादातर केस में आइडल कंडीशंस में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या एक्चुअल कंडीशन का केस आ गया कि भाई इस वेसल में जब इस दोनों को मिक्स करके रखे तो इस वेसल का भी तो अपना कंडक्टिंग एबिलिटी होता है ना।
हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो भाई अब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनली जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ये 30 डिग्री सेल्सियस आया। तो अब बताइए कि थर्मल कैपेसिटी यानी कि ये जो इसका हीट एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है ये कितना है। अब हमारे पास दिमाग स्ट्राइक करेगा कि बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या है, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड। ये तो एक सिंपल सा लाइन है, ठीक है, बट इसमें दो तरह का ट्रिक छुपा है। लॉस तो सिर्फ एक ही कर रहा है, कौन कर रहा है, ये 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सी। तो कितना ये हीट लॉस किया, तो ये निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होगा, मास इनटू हीट लॉस कौन कर रहा है, बाय हॉट वाटर। ये जो गर्म पानी है 60 डिग्री सेल्सियस, ये 60 पे है ना, ये ज्यादा गर्म है। तो हॉट वाटर इज इक्वल टू 40, ये इसका मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना है 4.2 इंटू डेल्टा टी। तो कितना है टेम्परेचर 60 डिग्री पे है, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, जब दोनों को मिक्स किया गया तो फाइनल टेम्परेचर 30 आया इसको लेकर के। तो 30 यानी कि दोनों में डिफरेंस निकालोगे 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू गेन, हीट गेन। तो हीट गेन यहाँ सिर्फ एक यही नहीं कर रहा है कि ये कम टेम्परेचर पे है तो इसने हीट गेन कर लिया, इसके साथ साथ भाई ये भी है लाइन में, हम भी है लाइन में, हमें मत भूलो। तो ये हीट गेन किया कौन कौन, हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर प्लस वेसल, वेसल ने भी गेन किया। अब भाई दोनों का निकालो, तो हीट गेन्ड इसने कितना गेन किया, तो इसका कितना मास है 50 ग्राम इनटू ये भी वाटर है, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगा 4.2 जूल। अब इसका टेम्परेचर में क्या चेंज आया, ये 20 पे है और फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड कितना आया 30 का। तो 30 माइनस 20 कर दोगे क्योंकि बड़े टेम्परेचर को छोटे से माइनस करना है। तो कितना आया 10 डिग्री का प्लस। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय वेसल, ये भी तो निकालना होगा। तो वेसल का तो मास दिया नहीं है, तो याद करो कि मास है नहीं, और बस हमें वेसल का निकालना क्या है, थर्मल कैपेसिटी। तीन में से दो चीज तो दिया ही नहीं है, मास भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, दिया क्या है, क्या दिया है देख लो। तो इसका कुछ नहीं दिया है, हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर चेंज आया है, यानी कि ये जो 30 डिग्री सेल्सियस है ये क्या होगा, ये फिलहाल वाटर इसके अंदर इसको रखते हैं अगर 20 डिग्री सेल्सियस का, तो इसमें क्या होगा 20 डिग्री पे ये भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये जब मिलाया गया तो फाइनली रिकॉर्ड हुआ 30 से, तो 30 20 माइनस हो गया, तो इसका थर्मल कैपेसिटी क्या हो गया सी डैश इंटू 10, वही हो गया 10, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये सी डैश इंटू 10 बोले, वो मास कहाँ गया, अरे भाई यहाँ पे अगर मास नहीं दिया क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है इसका मास स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये क्या हीट कैपेसिटी का केस हो गया ना, इसको सी डैश नहीं करके सी मानो, क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी डैश माना था। तो ये सी इक्वल टू क्या था हमारे पास, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो याद करोगे हीट कैपेसिटी का, तो हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी और इन इट राइज इन टेम्परेचर, तो कितना हीट आया सी इंटू डेल टी, यही हम लोगों ने यहाँ लिखा है ना, जो टेम्परेचर का चेंज आया है। बात समझ में आ गया, क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मास स्पेसिफाइड नहीं है इसीलिए यहाँ पे क्या पूछा है थर्मल कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा है, हीट कैपेसिटी इसी, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी एक ही बात है। तो ये स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलता तब इसका मास मेंशन होता है, मास मेंशन नहीं मतलब सिर्फ इसका हीट कैपेसिटी ही जानना है, तो इसीलिए हीट कैपेसिटी इनटू डेल टी, मास है ही नहीं, हटाओ इसको। अब क्या हो गया, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया बात। तो सी निकालने के लिए अब हमारे पास क्या क्या आ गया फंडा भाई, 40 इंटू 4.2 इंटू 30 डिग्री सी, है ना। अच्छा अब माइनस करेंगे, ये इधर आएगा 50 इंटू 4.2 इंटू 10 आ गया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 10। तो ये वाला चीज और ये वाला चीज हो गया आपस में माइनस, और प्लस सी इंटू 10 तो है ही, तो सी का वैल्यू जब निकालना है तो 10 भाई साहब नीचे आ गए। तो सी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तब आप अपना लॉजिक आप लोग यूज करिए, क्या क्या किया जा सकता है। चलिए कुछ हम लोग भी दिमाग के बुद्धि का कुछ इस्तेमाल करते हैं। बाई 10 कर दो, पॉइंट उड़ गया, माइनस 50 इंटू 42 बाई 10 कर दो
इसका भी एक पॉइंट उड़ गया, ठीक है। फाइनल ये 10 है, इसका एक एक गया और ये तो पूरा ही गया, है ना। तो सी जब निकालोगे तो हमारे पास क्या आया, 40 इंटू 42 इंटू 3 आया माइनस 50 इंटू 42, अब आ गया 10। भाई डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है। ये तो बात समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कुछ स्पेस मिल जाए। देखो तो सी का वैल्यू जब हम लोगों ने निकाला तो 40 इंटू 42 इंटू 3, तो 43 जब हमारे पास क्या आ गया 120, और 120 इंटू 42 करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो मल्टीप्लाई का क्या बड़ा मल्टीप्लाई होने वाला है। 42 इंटू 120, 12 से मल्टीप्लाई करो ना भाई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 और 4, 4 8 2 10 5, 504। यहाँ पे क्या आया 42 इंटू 120 करना था ना, तो 504 आया, और एक जीरो बैठा दो 120 का भाई, क्यों इससे जाती करना, इसका जीरो इसको दे दो भाई, वापस दे दिया। माइनस 50 इंटू 42, तो 42 इंटू 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 टू 10, 1 कैरी 20, 21, और एक जीरो इसमें बैठा दो, डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास कितना आया थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, 5040 में 2100 माइनस किए, तो 5000 में 2100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2900, ये बचेगा ना। और इधर हाँ 2900, और इधर 40 और माइनस कर दो, तो 2900 में और 40 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2860, यही होगा ना बाई 10। ये गया घर, तो हमारे पास कितना है 286। और हीट कैपेसिटी का जो तुम्हारा ये होता है क्या बोलते हैं एसआई यूनिट, जूल, यहाँ पे पर ग्राम और डिग्री सी आ गया हमारे पास, हो गया ना, कितना 286 के आसपास आ गया, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी तरह काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे भी बनाएंगे, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाना ही शुरू किया है, तो एक दो क्वेश्चंस ये हमारा था जिसको हम लोगों ने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे भी और कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल इतना ये हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को चाहिए था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट, इन सभी को कैसे एक न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जा सकता है ये हम लोगों ने पूरे कंसेप्ट के साथ देख लिया, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, इन सभी चीज़ को फिर से अच्छे से रिवाइज करना। एक वीडियो, आप इस वीडियो को सारे पूरे हीट पे भी जितने भी वीडियोज़ है सभी को देखना है, सभी को देख करके अच्छे से पढ़ना समझना है, और इसके पीछे का कंसेप्ट को पूरी तरीके से एकदम मास्टर करना है, ठीक है। तो प्रॉमिस मी कि हीट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और एक वीडियो मैं निकालूंगा जिसमें और भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा ताकि और केस को हम लोग और डीपली स्टडी कर सके। तो इन सब को समझने के लिए इतना तो मुझे लगता है काफ़ी है, तो आगे फर्दर वीडियो में हम लोग और देख लेंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे हम लोग अपने अपने काम में लग जाइए, बोर्ड्स नियर है, आपके प्री बोर्ड्स भी बहुत नज़दीक आने वाले होंगे, तो उन सभी के लिए पढ़ाई पे पूरे मन से लग जाइए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई अल्टीमेटम नहीं है भाई, पढ़ेंगे तो ही कुछ बनेंगे, और कुछ बनेंगे तभी सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि आजकल का सोसाइटी ऑलवेज कहते हैं ना द वर्ल्ड सैल्यूट्स द राइजिंग स्टार, वही वही केस है, पढ़ना है कुछ ना कुछ करना है, तभी सोसाइटी में अपना एक पोजीशन इस्टेब्लिश होगा, है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।